जय हिंद, नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष यादव। आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज फिर हमारे साथ जुड़ेंगे एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्थानीय सुशासन। आज जानेंगे कि स्थानीय सुशासन क्या है और पंचायती राज व्यवस्था क्या है, क्यों लागू करनी पड़ी पंचायती राज व्यवस्था। आज इसके पीछे जानेंगे और जितने भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सभी एग्ज़ाम के लिए इसमें सफिशिएंट मैटर मिलेगा। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप स्टूडेंट हैं तो और अच्छी बात है। अगर आप नहीं हैं, सपोज़ दैट आप कोई स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप भी हमारी क्लास को देख सकते हैं क्योंकि आप किसी भी शहर में रहते हों या गाँव में रहते हों, शहर में रहते हों, आप इस क्लास को देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, स्थानीय सुशासन क्या है और ये कैसे लागू हुआ और कैसे काम होता है, इसमें कैसे सिस्टम चलता है। आज इसके बारे में जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो जो महात्मा गांधी थे, उनकी ऐसी अवधारणा थी, उनका मानना था कि जब तक स्थानीय सुशासन लागू नहीं होगा तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि भारत गाँवों का देश है, क्योंकि भारत की सबसे ज़्यादा आज भी भारत की 60% पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या गाँव में निवास करती है। जब तक गाँव डेवलप नहीं होंगे, जब तक शहर डेवलप नहीं होंगे, तब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। जब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तो उस ज़िले का विकास नहीं होगा और उस ज़िले का विकास नहीं होगा, तो उस देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर स्थानीय सुशासन को लागू करने के लिए, बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए कि जब तक स्थानीय ग्रामीण स्तर पर, गाँव के स्तर पर या शहर के स्तर पर जब तक स्थानीय सुशासन लागू नहीं होगा, पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगी, तब तक हमारे गाँव का विकास नहीं हो सकता। आज उसके बारे में पूरी कहानी समझेंगे कि स्थानीय स्वशासन क्या है और स्थानीय स्वशासन कैसे बना और इसके पीछे कौन-कौन से संशोधन हुए उसमें और किसकी कौन-सी समिति बनी, आरक्षण क्या मिला और कौन से और इसके साथ पूरी कहानी के साथ आज हम जुड़ेंगे। और स्थानीय सुशासन क्या है? स्थानीय सुशासन से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें स्थानीय स्तर पर शासन का संचालन, योजनाओं का क्रियान्वयन में सीधे आम जनता को भागीदारी दी जाए। जिसमें सीधे आम जनता को भागीदारी दी जाए कि उस गाँव का शासन कैसे चलाया जाएगा। कि एक सपोज़ दैट जैसे मान लो कि एक मंत्री है या विधायक है या केंद्र में बैठा है या राज्य में बैठा है, तो उसको क्या पता होगा कि हमारे गाँव के बारे में क्या पता होगा? आपके गाँव के बारे में, जो वहाँ पर रहता है उसी क्षेत्र के बारे में जानता होगा या उस छोटे से एक आध गाँव के बारे में जानता होगा, हर गाँव के बारे में नहीं जानता होगा। क्योंकि कोई भी क्षेत्र के बारे में जानना या शहर के बारे में जानना या गाँव के बारे में जानना, सबसे अच्छी तरीके से वही जान सकता है जो उस गाँव में रहता है। अगर मेरा गाँव है, अगर हम अपने गाँव में रहते हैं, तो मुझे हर गाँव की हर चीज़ पता होगी कि कहाँ पर खेत हैं, कहाँ पर नल लगना है, कहाँ पर नल लगने की ज़रूरत है, कहाँ पर तालाब बनने की ज़रूरत है, कहाँ पर सड़क खराब है, कहाँ पर सड़क बनने की ज़रूरत है, कहाँ पर आवश्यकताएँ पड़ेगी और कहाँ पर प्राथमिक विद्यालय बनने चाहिए, कहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनने चाहिए। ये उस गाँव से, जो उस गाँव में रहता है, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए स्थानीय सुशासन को लागू करने के लिए या फिर कोई शहर में रहता है, जैसे मान लो कि कोई लखनऊ में रहता है, कानपुर में रहता है, इलाहाबाद में रहता है, दिल्ली में रहता है, वहाँ पर उससे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। क्या मुंबई में रहने वाला कानपुर के बारे में जान सकता है कि कानपुर में कैसी गलियाँ हैं, कैसी सड़क है, क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है? वो तो कानपुर के लोग ही जान सकते हैं। जो उस जगह पर रहते हैं, वो जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या कमियाँ हैं, क्या सुधार करने चाहिए, कैसे डेवलप किया जाए। तो इसलिए ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर स्थानीय सुशासन को लागू किया गया और स्थानीय सुशासन से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें स्थानीय स्तर पर शासन का संचालन और योजनाओं का क्रियान्वयन में सीधे आम जनता को भागीदारी दी जाएगी, जिसे कहते हैं स्थानीय सुशासन। और जानते हैं आज
स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा गया है। एक ग्रामीण स्तर पर, एक ग्रामीण स्तर पर और एक शहरी स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर। जो ग्रामीण स्तर पर है जिसको कहते हैं पंचायती राज, पंचायती राज, और जो शहरी स्तर पर है उसको कहते हैं नगर पालिका, उसको कहते हैं नगर पालिका। जो ग्रामीण स्तर पर था स्थानीय स्वशासन, उसके लिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, और शहरी स्तर पर नगर पालिका, यानी शहरी स्तर पर नगर पालिका बनाई गई और ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज, और इसको और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि एक होता है केंद्रीकरण होता है और एक होता है विकेंद्रीकरण, और यहाँ पे जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में डिफरेंस बताते हैं आपको। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र है, कोई देश है, और वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा है, और जो मेन पावर है यानी कि सारी शक्तियां जितने भी क्षेत्र की हैं, सारी शक्तियां एक इंसान के अंदर या एक चीज में निहित हो जाएं, जब सारी शक्तियां सिर्फ एक में निहित हों और किसी के पास अन्य किसी के पास शक्तियां ना हो, तो उसे कहते हैं केंद्रीकरण, उसे कहते हैं केंद्रीकरण। जब सारी शक्तियां किसी एक पर्सन के पास, किसी एक के पास चली जाएं सारी शक्तियां, तो उसको कहते हैं केंद्रीकरण। और यही सारी शक्तियां अगर मान लीजिए कि केंद्र के पास शक्तियां हैं, केंद्र ने थोड़ी थोड़ी शक्तियां राज्यों को दे दी, थोड़ी थोड़ी शक्तियां राज्यों को दे दी, यानी कि अब केंद्र के पास सारी शक्तियां नहीं रही। अब केंद्र ने क्या किया है कि अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां राज्यों को दे दी, और राज्यों ने थोड़ी थोड़ी शक्तियां, अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां स्थानीय स्वशासन, नगर पालिकाओं, पंचायती राज को दे दी, स्थानीय सुशासन को दे दी। यानी कि जो केंद्र के पास शक्तियां थी वो राज्यों में बट गईं, और राज्यों की शक्तियां पंचायती राज यानी स्थानीय सुशासन में बट गईं। जब कोई शक्ति का बंटवारा हो जाता है तब उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। और वही शक्तियां अगर सारी शक्तियां एक में निहित हो जाएं, केंद्र में निहित हो जाएं, या एक इस पर्सन के पास या एक चीज के पास सारी शक्तियां चली जाएं, उसको कहते हैं केंद्रीकरण। और जब सारी शक्तियां आपस में बट जाएं, लोगों में बट जाएं, क्षेत्रों में बट जाएं, राज्यों में बट जाएं, केंद्र के पास वो अलग शक्ति हो जाए, केंद्र से राज्यों के पास शक्तियां पहुंच जाएं, और राज्यों से स्थानीय स्वशासन के पास पहुंच जाएं, जब शक्तियों का बंटवारा हो जाए तो उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। और जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है उसको कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसको एक नाम और जानते हैं, एक नाम से और जानते हैं इसको, वो नाम है आधारभूत स्तर पर लोकतंत्र। इसको एक और नाम से जानते हैं आधारभूत स्तर पर लोकतंत्र। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर होने वाला स्थानीय सुशासन है। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो ग्रामीण स्तर पर होने वाली पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर होने वाली
स्थानीय सुशासन है। और जो नगर पालिका है वो एक शहरी स्तर पर होने वाली स्थानीय सुशासन है। जो पंचायती राज है वो ग्रामीण स्तर पर होने वाली स्थानीय सुशासन है। और जो नगर पालिका है वो शहरी स्तर पर होने वाला स्थानीय सुशासन है। आज जानते हैं कि भारत में स्थानीय सुशासन का विकास कैसे हुआ। इसके बारे में जानते हैं कि भारत में सबसे पहले स्थानीय सुशासन का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। भारत में स्थानीय सुशासन का विकास, स्थानीय सुशासन का विकास। आज जानेंगे कि भारत में स्थानीय सुशासन का विकास कहाँ से हुआ। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, जब हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत थी, ब्रिटिश की हुकूमत थी, तब 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले स्थानीय सुशासन की घोषणा की। 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले स्थानीय सुशासन की घोषणा की और उसे ही कहते हैं स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा। और उसे ही स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और सबसे पहले भारत में जिसने स्थानीय सुशासन की घोषणा की थी, कॉन्सेप्ट दिया था कि ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर जो गांव को कैसे डेवलप किया जाए, सबसे पहले जिसने अवधारणा दी थी, जिसने कॉन्सेप्ट दिया था, जिसने सबसे पहले घोषणा की थी, उसका नाम था लॉर्ड रिपन। 1882 में स्थानीय सुशासन की घोषणा की, जिसे कहते हैं स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा। और जब हमारा देश आजाद होने के बाद जब लिखा जा रहा था कि संविधान लिखा जा रहा है, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 40 और भाग 4 में, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कि जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो भाग 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 में पंचायती राज का गठन किया गया। पंचायती राज का गठन किया गया। जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो भाग जो 4 है, भाग 4 में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। जब पंचायती, क्योंकि हमारे संविधान में
संविधान में जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसको कहते हैं भाग 3, यानी कि फंडामेंटल राइट, जिसमें फंडामेंटल यानी कि अधिकार। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार मिलना। जब अधिकार मिलते हैं उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। और जो संविधान, हमारे संविधान का जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो भाग 3, यानी कि जिसमें फंडामेंटल राइट है, हमारे मौलिक मौलिक अधिकार हैं, जिसमें हमारे अधिकार मिलते हैं। जब अधिकारों की बात होती है उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। और जब हमारे पंचायतों का, तो इसमें कि आर्टिकल 40 में कह दिया गया कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन होगा, कह तो दिया गया। और संविधान में भाग 4 में जोड़ दिया गया कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन होगा। मार्ग इसके लिए गठन कैसे होगा, ये तो संविधान में लिख दिया गया। इसके लिए कौन सी समिति बनाई जाएगी, इसको कैसे, इसका कैसे सिस्टम चलाया जाएगा, उसके लिए एक सीएम, यानी कि गुजरात के एक सीएम थे जिनका नाम था, एक समिति बनाई गई। और जो गुजरात के सीएम थे, गुजरात के सीएम, उनका नाम था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय, गुजरात के सीएम बलवंत राय मेहता को एक जिम्मेदारी दी गई कि आप एक समिति का गठन कीजिए, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था से लेकर उसमें प्रावधान कीजिए, कुछ बनाइए पंचायती राज। और इन्होंने एक समिति बनाई, बलवंत राय मेहता समिति। इन्हीं के नाम पर जो समिति बनी थी उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। और इन्होंने बनाई 1957 में। 1957 में जब बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ, तो इन्होंने जो सुझाव दिया वो त्रिस्तरीय सुझाव दिया। एक जो सुझाव दिया वो उसको कहते हैं त्रिस्तरीय सुझाव दिया, जिसमें कहा कि ग्राम स्तर पर, यानी कि ग्राम और ब्लॉक और जिला, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर लागू किया जाए। पहला ग्राम स्तर पर, और दूसरा ब्लॉक स्तर पर, और तीसरा जिला स्तर पर। और ये इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में जो सुझाव दिया था। और सबसे पहले इन्हीं समिति को सबसे पहले राजस्थान में, ये बलवंत राय मेहता गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, और गांधी जी की अवधारणा थी कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए और स्थानीय सुशासन को लागू किया जाए, क्योंकि जब स्थानीय सुशासन होगा तभी उस क्षेत्र का डेवलप होगा। क्योंकि भारत की आज भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक उस देश का विकास नहीं हो सकता, उस क्षेत्र का विकास नहीं होता। इसलिए कि महात्मा गांधी के ये बहुत बड़े फॉलोअर थे, और महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे, मानते थे। और उन्हीं के सुझाव को सबसे पहले ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर जो सुझाव दिया, और सबसे पहले राजस्थान में लागू किया। राजस्थान में नागौर जिला, नागौर डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले नागौर जिला में 1959 में, सबसे पहले 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। क्योंकि ये पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती राज व्यवस्था थे, ये राजसूची का विषय है, ये राजसूची का विषय है। और राज्य सरकारें इस पर नियम बनाएं, इस पर कानून बनाएं। जो भी नियम और कानून बनाएंगे ये सब राजसूची का विषय था। और राज्य सरकारों ने अपनी मनमर्जी के हिसाब से, अपने हिसाब से कानून बनाना शुरू कर दिया
किसी में लागू है, कहीं लागू नहीं है, कोई मनोनीत कर रहा है, कोई निर्वाचन कर रहा है, कोई चुनाव हो रहा है, कहीं प्रत्यक्ष हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। सब अपने राज अपनी मनमर्जी करने लगे पंचायती राज व्यवस्था में, अपने हिसाब से सिस्टम चलाने लगे। तब हमारी सरकार ने उसमें एक संविधान संशोधन किया, जिसको कहते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में। हमारी सरकार ने जो संविधान संशोधन किया उसको कहते हैं 73वां संविधान संशोधन। क्योंकि जो राज्य सरकारें थी अपनी मनमर्जी से हिसाब से चला रही थी, पंचायती राज व्यवस्था का गठन अपनी मर्जी से कर रही थी, क्योंकि ये राज सूची का विषय था। इसको सुधारने के लिए, एकरूपता लाने के लिए हमारी सरकार ने 73वां संविधान 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन किया। तिहत्तरवां संविधान संशोधन किया 1992 में। 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और उसमें जोड़ा गया भाग 9। 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया भाग 9, और उसमें जोड़े भाग 9 में जोड़े गए आर्टिकल 243 ए से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक। भाग 9 में आर्टिकल 243 ए से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक जोड़े गए, और एक जोड़ी गई 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें जोड़े गए 29 विषय, और इसी 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायती राज व्यवस्था को सौंपे गए। जैसे कि ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था की जाए, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक विद्यालय कैसे बनाए जाए, ग्रामीण स्तर पर गरीबी उन्मूलन कानून बनाया जाए। इस तरह के विषय 29 विषय 11वीं अनुसूची में जोड़े गए। जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें कहा गया कि भाग 9 जोड़ा गया, और आर्टिकल 243 ए से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक जोड़े गए, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें राज्य सरकारों को यानी पंचायती व्यवस्था को 29 इसमें पंचायती व्यवस्था से संबंधित 29 विषय सौंपे गए। और 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान क्या थे, उन्होंने क्या सुझाव दिया? 73वें संविधान संशोधन के सुझाव, क्या सुझाव दिया या क्या प्रावधान किया? 73वें संविधान संशोधन में कहा गया कि त्रिस्तरीय पंचायत को स्वीकारा उसने, कि त्रिस्तरीय उसने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत होगी, जिसमें जो ब्लॉक स्तर पर यानी कि जिला स्तर पर और मध्यवर्गीय स्तर पर और
ग्रामीण स्तर पर यानी कि गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो 73वां संविधान संशोधन में जो सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि जो त्रिस्तरीय पंचायत होगी और जिसमें एक होगी ग्राम स्तर पर और मध्यवर्गीय स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर, और इसके साथ साथ कहा कि जिस भी राज्य की 20 लाख से जनसंख्या कम होगी, कोई भी ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, वहां पर मध्यवर्गीय स्तर लागू नहीं होगा। जहां पर जनसंख्या 20 लाख से जनसंख्या कम होगी, वहां पर मध्यवर्गीय स्तर लागू नहीं होगा। इन्होंने कहा कि जो और तीनों जो जहां पर त्रिस्तरीय सुझाव दिया, 73वां संविधान में त्रिस्तरीय सुझाव दिया, जिसमें कहा कि जिला स्तर पर, मध्यवर्गीय स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर, और जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां पर मध्यवर्गीय स्तर नहीं होगा। पहला सुझाव ये दिया। और दूसरा सुझाव ये दिया कि जो ग्रामीण स्तर पर, कि ग्रामीण स्तर पर अध्यक्ष कि जितने भी चुनाव होंगे वो सारे प्रत्यक्ष होंगे। 73वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि जितने भी सारे चुनाव होंगे, पंचायती राज व्यवस्था के जितने भी सारे चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से होंगे। मगर इसके अपवाद थे 3। अपवाद 3 क्या है? एक, जिला स्तर पर अध्यक्ष और ब्लॉक, और जो मध्यवर्ग यानी कि ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अध्यक्ष यानी ब्लॉक प्रमुख या ब्लॉक अध्यक्ष, और ग्रामीण स्तर पर अध्यक्ष यानी कि ग्रामीण प्रमुख। जिला स्तर पर और इसके जो अपवाद थे वो तो इन्होंने कहा कि जो 73वें संविधान संशोधन में कहा कि जो चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से होंगे, मगर इसके अपवाद थे कि जिला स्तर का अध्यक्ष और मध्यवर्गीय स्तर का अध्यक्ष, और जो ये जिला स्तर यानी ब्लॉक स्तर का जो अध्यक्ष होंगे वो सदस्यगण, जीते हुए सदस्यगण आपस में ही इनका चुनाव करेंगे। इनका जो चुनाव होगा वो जीते हुए सदस्यगण आपस में ही चुनेंगे, आपस में ही चुनेंगे। जो जिला स्तर का होगा या मध्य वर्गीय स्तर का होगा, जो ब्लॉक स्तर पे होगा, उसमें आम जनता वोट नहीं देगी। उसमें जो जीते हुए सदस्य होंगे वो सदस्य आपस में ही उसमें चुनाव करेंगे कि कौन अध्यक्ष बनाया जाएगा। और जो ग्रामीण स्तर का जो अध्यक्ष होगा, जो ग्रामीण प्रमुख होगा, उसके लिए क्या मनोनीत होगा या चुना जाएगा या निर्वाचन होगा या सरकारें उठा के ऐसे बैठा लेंगी, ये सब विधान मंडल तय करेगा। ग्रामीण स्तर के लिए विधान मंडल तय करेगा कि ग्राम का प्रधान, जो ग्राम स्तर पर जो प्रमुख होता है जिसको प्रधान कहते हैं, उसका चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, मनोनीत होगा, वो राज्य सरकारें यानी कि राज्य विधान मंडल तय करेगा। और बहुत सारी राज्य सरकारों ने प्रत्यक्ष रूप से चुना है। जैसे यूपी में जो प्रधानी का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप में होता है, यानी कि आम जनता उसमें वोट देती है। और बहुत सारी सरकारों ने जो विधानमंडल यानी ग्रामीण स्तर पर जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा वो राज्य विधानमंडल तय करेगा। किस तरह से चुनाव होगा या किस तरह से मनोनीत किया जाएगा, उसे चुना जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, किस तरह से होगा, ग्रामीण स्तर का जो अध्यक्ष होगा वो विधानमंडल, राज्य सरकारें यानी विधानमंडल तय करेगा। और इसके अलावा कहा गया कि एक और सुझाव दिया कि पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए, उसने कहा कि जो पंचायत है, पंचायत के चुनाव
लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आपको अगर पंचायत के चुनाव लड़ने हैं, पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपकी एज, आपकी आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। जब आप 21 वर्ष के होंगे तभी आप पंचायत के चुनाव लड़ सकते हैं। और मतदान पंचायत में मतदान करने की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आपको अगर पंचायत के चुनाव लड़ना है तो आपकी एज, आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर उसमें मतदान करना है, आपको वोट देना है, तो आपकी आयु, आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। ये हमारी 73वें संविधान संशोधन में जो सुझाव दिया गया था, उसको लागू किया था कि पंचायती चुनाव में लड़ने की उम्र कम से कम 21 साल और मतदान करने की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और एक सुझाव दिया कि पंचायती राज का जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा। पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तिहत्तरवें संविधान संशोधन में कहा गया कि पंचायती राज का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा और 5 वर्ष के अंदर इसको भंग भी किया जा सकता है। यानी कि जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, 5 वर्ष से पहले भी इस कार्यकाल को भंग किया जा सकता है। कौन भंग करेगा, कैसे भंग होगा, ये सब विधानमंडल तय करेगा और इस पर अभी तक संविधान मौन है कि किस तरह से उसको भंग किया जाएगा। अगर किसी पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल को 5 वर्ष से पहले यदि भंग कर दिया गया तो उसको इलेक्शन कराने के लिए कम से कम 6 महीने के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। नवगठित चुनाव कराने के लिए नवगठित चुनाव कराने के लिए 6 महीने के अंदर हो जाने चाहिए। नवगठित चुनाव 6 महीने के अंदर होने चाहिए। नवगठित चुनाव 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर हो जाने चाहिए। यानी कि जो अगर यदि पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल को ठप कर दिया गया या भंग कर दिया गया तो जो नवनिर्वाचित चुनाव होंगे उसका वो 6 महीना के अंदर नवगठित यानी कि नए चुनाव हो जाने चाहिए 6 महीने के अंदर। मान लीजिए कि जैसे कि किसी का कार्यकाल 5 साल का था, 5 वर्ष का था, 5 वर्ष का उसका कार्यकाल था और उसने 3 वर्ष ही कार्यकाल उसका पूरा हो पाया। मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई या उस सदस्य की उसको भंग कर दिया गया या पंचायत को भंग कर दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका 5 साल में उसका कार्यकाल 3 वर्ष का हो गया था। जो शेष
2 वर्ष बचा था, उसमें ये शर्त थी कि 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। और 6 महीने के अंदर मान लो कि 3 माह में 3 माह में चुनाव हो गए। मान लो कि 3 माह में ही चुनाव संपन्न होंगे। अब उसको कितना कार्यकाल मिलेगा? जो नवनिर्वाचित जो सदस्य होगा उसका कार्यकाल कितना होगा? 2 साल में से आप 3 महीने कम कर दीजिए, यानी कि 1 वर्ष 9 माह। जो शेष कार्यकाल होगा, जो नवनिर्वाचित जो सदस्य होगा, उसका जो शेष कार्यकाल होगा वो 1 वर्ष 3 माह का होगा, क्योंकि उसका 5 वर्ष का कार्यकाल था और उसको पहले जो निर्वाचित सदस्य था उसका कार्यकाल 5 वर्ष का था, और उसको मान लो कि 3 साल बाद उसका भंग हो गया। शेष 2 वर्ष बचे थे और 3 माह के अंदर चुनाव संपन्न हो गए, और जो शेष कार्यकाल जो बचा था वो 1 वर्ष 9 माह का था। जो नवनिर्वाचित जो सदस्य होगा उसका सिर्फ कार्यकाल 1 वर्ष 9 माह का ही होगा। और ये थे 73वें संविधान संशोधन के सुझाव जो दिए गए थे वो थे। और आरक्षण, आरक्षण क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण क्या है, आरक्षण को कैसे लागू किया गया, अब हम जानेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, अगले एपिसोड में। जो अगली क्लास होगी आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी। आज जानिए कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कैसे तो आपने समझा होगा कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, और 73वें संविधान संशोधन में क्या सुझाव दिए गए, और जो समिति बनाई गई थी बलवंत राय मेहता समिति, और वो सब समझा होगा। आई होप कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और मिलते हैं अगली क्लास में। इंतजार करिए, और अगली क्लास जल्दी आएगी, और उसमें होगा पंचायती राज व्यवस्था में जो आरक्षण दिया गया है उस पर होगी, और होगा 74वें संविधान संशोधन पर, और नगर पालिका के ऊपर। जो आगे जो बचा है, आगे जो शेष बचा है वो अगली क्लास में होगा। धन्यवाद, थैंक यू।